हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण। तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि हमने तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण क्यों किए। अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हुए हैं? 1 से लेके 118 तक तत्व हमें ज्ञात हुए हैं, जिनमें से हमें 1 से लेके 100 तक जितने भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व है, इन सभी तत्वों की उचित जानकारी हमें प्राप्त है कि इनके भौतिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, इनका नाम क्या है, और इनके नामों का समर्थन सभी देश करते हैं और इनका नाम एक उचित प्रकार से दे दिया गया है। किंतु 100 के बाद 100 से लेकर 118 तक के जो तत्व है, उनमें से केवल 6 या 7 ही ऐसे तत्व है जिनका नाम अभी तय हुआ है, सभी देशों की सहमति से तय हो चुका है। किंतु इनके अतिरिक्त जितने भी तत्व है, उनका नाम अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व को, इसकी हालांकि खोज तो हो चुकी है, लेकिन इसे अमेरिका में कहा जाता है रदरफोर्डियम, और आपके न्यूजीलैंड में कहा जाता है, न्यूजीलैंड नहीं, रूस में परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व को कहा जाता है कुरचाटोवियम। क्या कहा जाता है? कुरचाटोवियम कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ और देश में कुछ और कहा जाता है। तो ऐसे जो आपके परमाणु क्रमांक वाले तत्व है, 100 के बाद जितने भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व है, उन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें परमाणु क्रमांक 104 वाले तत्व के बारे में, तो इसे अमेरिका में रदरफोर्डियम कहा जाता है और रूस में कुरचाटोवियम कहा जाता है, और इसी प्रकार अलग देशों में इनका नाम है। अब यह परेशानी आई सभी देशों के सामने कि अब इसके लिए क्या करें। तो आईयूपीएसी, जो कि एक संस्था, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने यह तय किया कि जब तक इन तत्वों के जो नाम है वो सभी देशों और सभी वैज्ञानिकों की सहमति से तय नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इनका क्या करेंगे? आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। इन तत्वों का क्या करेंगे? आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। और इन्होंने इस आईयूपीएसी नामकरण के लिए प्रत्येक अंक के लिए 0 से लेकर 9 तक आईयूपीएसी ने 0 से लेकर 9 तक के प्रत्येक अंक के लिए एक शब्द दिया। जैसे 0 के लिए दिया नील, 1 के लिए दिया अन, 2 के लिए दिया बी, 3 के लिए दिया ट्राई, 4 के लिए दिया क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए दिया इन। आईयूपीएसी ने 0 के लिए नील दिया, 1 के लिए अन नाम दिया, 2 के लिए बाई नाम दिया, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए इन नाम दिया। और इन्हीं के नामों पर जितने भी तत्व आते हैं उनके नामकरण किए जाएंगे। जैसे कि यदि हम बात कर ले 101 जो भी तत्व है आपका, उसका नामकरण यदि हमें आईयूपीएसी की पद्धति से करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए, 1 के लिए क्या प्रयुक्त होता है? अन, तो लिख दीजिए अन। 0 के लिए क्या प्रयुक्त होता है? नील, तो लिख दीजिए नील। दोबारा से 1 के लिए क्या प्रयुक्त होता है? अन, तो लिख दीजिए अन। या आपने प्रत्येक अंक के लिए प्रत्येक शब्द को लिख दिए, उसके बाद अंत में क्या लगा दीजिए? ईयम लगा दीजिए। तो इस तत्व का क्या नाम हो गया? अन नील अनियम। क्या नाम हो गया इसका? अन नील अनियम। अब यदि मान लेते हैं 101 जिस तत्व का परमाणु क्रमांक है उसे अमेरिका में कुछ और कहा जाता है, और रूस में कुछ और कहा जाता है, न्यूजीलैंड में कुछ और कहा जाता है। अब रूस का एक व्यक्ति
उसके देश में 101 वाले तत्वों को कुछ और कहा जाता है। अमेरिका में जाकर बोलता है कि मुझे ये वाला तत्व चाहिए, तो अमेरिका वाला इंसान यह चीज पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि वह यह बोलता, इस शब्द का प्रयोग करता है, तो अमेरिका वाला इंसान भी उसे ये वाला तत्व दे देगा। तो आईयूपीएसी ने बस यह कहा कि जब तक, जैसे 101 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व था, जब तत्व उस समय तक जब तक इन तत्वों के नाम क्या नहीं हुए थे, तय नहीं हुए थे सभी देशों की सहायता से, सभी वैज्ञानिकों की सहायता से, तो आईयूपीएसी ने सोची कि हम इनका आईयूपीएसी नामकरण करें जिससे कि सभी देशों में इन्हें एक ही नाम से बुलाया जाए। और ये तो इनके नाम हुए आईयूपीएसी नामकरण। अब यदि इनका हमें फाइनली नाम देखना है कि इन्हें क्या रखना है, तो वह केवल तभी तय हो पाएगा जब सभी वैज्ञानिक अपना समर्थन दे दे इस बात के लिए कि हमें इसका समर्थन करते कि इस तत्व का नाम ये होना चाहिए। और या तो सभी देश दे देना चाहिए या आईयूपीएसी द्वारा इसे सत्यापित कर देना चाहिए, या किसी वैज्ञानिक के नाम पर दिया जा सकता है। तो यह है आईयूपीएसी नामकरण। अब यदि हम बात करें 118 वाले तत्व का नाम, इसका जो नाम है वो तो ज्ञात नहीं हुआ है। कुछ देशों में कुछ और कहा जाता है, किसी और देशों में कुछ और कहा जाता है, जैसे 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को कहा जाता है। लेकिन यदि इसका आईयूपीएसी नामकरण लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? 1 के लिए क्या प्रयोग करते हैं? अन। 1 के लिए अन। 8 के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? ऑक्ट। और अंत में क्या लगा देंगे? ईयम। तो क्या नाम हो गया? अन ऑक्टियम। इसी प्रकार यदि आप 110 वाले तत्वों का नाम लिखना चाहते हैं तो 1 के लिए क्या प्रयोग करते हैं? अन। 1 के लिए दोबारा से अन, और 0 के लिए नील, और लास्ट में ईयम। तो क्या हो गया? अन नीलियम। तो आपने यह जाना कि तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है कि प्रत्येक अंक के लिए एक शब्द निर्धारित कर दिया गया है, और आईयूपीएसी नामकरण केवल जिनका परमाणु क्रमांक 100 से लेकर 118 तक है, केवल उनके लिए ही लागू होता है। क्योंकि 100 से लेकर 118 तक जितने भी तत्व थे उनका नाम उस समय तक जब आईयूपीएसी ने नामकरण करने की सोची थी, तो इन तत्वों का जो नाम था वो अलग अलग देशों में अलग अलग कहा जाता था। तो आईयूपीएसी ने इसी परेशानी को दूर करने के लिए आईयूपीएसी नामकरण की। इन्होंने कही कि प्रत्येक अंक के लिए एक शब्द निर्धारित कर दिया गया, और यदि आप प्रत्येक अंक के लिए प्रत्येक शब्द लिखते हैं तो लास्ट में आप ईएम लगा देंगे, तो उस तत्व का आपको क्या मिल जाएगा? फाइनली नाम मिल जाएगा। अब हम जानने वाले हैं, जब हम आवर्त सारणी में आवर्त 4 में यदि हम डी ब्लॉक की बात करें तो आवर्त 4 में और वर्ग 3 में यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक कम होना चाहिए। परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं बाएं से दाएं जाने पर आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो आपका परमाणु आकार कम होना चाहिए। किंतु जब हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं और आवर्त 4 की बात करते हैं, तब बाएं से दाएं जाने पर प्रारंभ में आपके जो परमाणु आकार है वो कम तो होता है, मतलब कि जो 21वें नंबर का जो तत्व है उसका परमाणु आकार ज्यादा रहता है, फिर कैसे होता जाता है? कम होता जाता है। किंतु कुछ समय पश्चात आकार नियत हो जाता है और फिर अचानक बढ़ने लगता है। तो इस चीज का क्या कारण है, इस वीडियो में हम जानने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको परिरक्षण प्रभाव के बारे में उचित रूप से जानकारी होना। क्या होता है परिरक्षण प्रभाव? देखिए, यदि यह आपका परमाणु है, यह आपका परमाणु है और यह आपका कैसा है? बाह्यतम कोश है। यदि हम बात करें इस नाभिक की, तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ होगा? यहां पर होगा, अर्थात n बराबर 1 पर, उसके बाद n बराबर 2 पर, उसके बाद n बराबर 3 पर। सबसे कम होगा बाह्यतम कोश पर, प्रभाव सबसे कम होगा। अब ये नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव कम क्यों है? कम इसलिए है क्योंकि उसके जो आंतरिक कोश है नाभिक के उस प्रभाव को झेल रही है, जिस कारण नाभिक का बाह्यतम कोश पर प्रभाव कम है। इसे ही क्या कहा जाता है?
परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। अर्थात आंतरिक कोषों द्वारा बाह्यतम कोष के नाभिक से रक्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है? परिरक्षण प्रभाव। आंतरिक कोषों द्वारा बाह्यतम कोष की नाभिक के प्रभाव द्वारा रक्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब यदि आपका परमाणु आकार बढ़ता है, आपका यदि क्या बढ़ता है? परमाणु आकार बढ़ता है, अर्थात परमाणु आकार बढ़ने का अर्थ है कि कोषों की संख्या बढ़ती है। अब यदि कोषों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ कोषों की संख्या कितनी थी? 3 थी, और यहाँ यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ कोषों की संख्या कितनी है? 4 है। इस परिस्थिति में क्या होगा? आपका परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आंतरिक कोष है वो कितने हैं? ज्यादा है, 1 2 3 4। अब यदि आंतरिक कोष ज्यादा है तो आंतरिक कोष ही इस नाभिक के ज्यादा से ज्यादा प्रभाव को झेल लेंगे, जिससे कि बाह्यतम कोष पर प्रभाव बहुत कम होगा। और यदि बाह्यतम कोष पर प्रभाव कम है, मतलब आंतरिक कोष बाह्यतम कोष की रक्षा ज्यादा कर रहे हो, यदि ज्यादा रक्षा कर रहे तो परिरक्षण प्रभाव भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अर्थात परिरक्षण प्रभाव जितना, अर्थात परमाणु आकार जितना ज्यादा, परिरक्षण प्रभाव भी उतना ही ज्यादा। अर्थात परमाणु आकार भी उतना ही ज्यादा रहता है। परमाणु आकार और परिरक्षण प्रभाव क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके S, P, D और F, यदि हम इन उपकोषों की बात करें तो किस उपकोष का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और किस उपकोष का परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है? यदि हम बात करें S उपकोष के आकार के बारे में, तो S उपकोष का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। P उपकोष का आकार कैसा होता है? डंबल के आकार का होता है। D उपकोष का आकार डबल डंबल के आकार का होता है। और यदि हम F के आकार की बात करें तो कैसा होता है? अनियमित होता है। यह आप पिछले वीडियो से जानते हैं। अब यदि S उपकोष का आकार गोलाकार होता है, अर्थात यदि हम यह नाभिक मान ले तो यह होगा S उपकोष, अर्थात पूरी तरह कैसा रहेगा? गोल गोल रहेगा। अर्थात नाभिक को पूरी तरह से क्या कर लेगा? वो ढक लेगा। इस स्थिति में नाभिक का जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर प्रभाव कैसा होगा? कम से कम होगा, क्योंकि इस नाभिक को S उपकोष का आकार गोलाकार होने के कारण इस गोले ने इस नाभिक को पूरी तरह क्या कर लिया? ढक लिया है। तो इस नाभिक का जो बाह्यतम कोष पर प्रभाव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पर भी कम प्रभाव होगा। इसलिए जो आपके S उपकोष का आकार रहता है उसका परिरक्षण प्रभाव कैसा रहता है? उत्तम रहता है, सबसे अधिक रहता है। अब यदि हम P उपकोष की बात करें और ये आपका नाभिक, तो P उपकोष का आकार कैसा रहता है? डंबल के समान। तो कुछ इस प्रकार से हो रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए ये आपका नाभिक और उसके चारों ओर क्या है? P उपकोष। P उपकोष का डंबल के समान होता है, इसलिए हमने डंबल बना दिए। अब देखिए जब P उपकोष यहां हमने बनाए तो जो नाभिक का जो प्रभाव है वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम स्थान कैसा है? रिक्त है। और अधिकतम स्थान रिक्त है तो जो बाह्यतम कोष पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो नाभिक का प्रभाव कैसा होगा? सर्वाधिक होगा। अर्थात आपका जो परिरक्षण प्रभाव है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात P उपकोष का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो कैसा होता है? कम होता है। अब यदि हम D उपकोष की बात करें तो देखिए तो डबल डंबल के आकार के समान, अर्थात ये कुछ इस प्रकार रहता है इसका। तो ये अब यदि हम इस परिस्थिति में बात करें, ये आपका नाभिक और उसके चारों ओर क्या है? D उपकोष है। तो देखिए यहाँ P उपकोष से भी अधिक स्थान कैसा है? रिक्त है। P उपकोष से भी अधिक स्थान रिक्त है। और यदि P उपकोष से भी अधिक स्थान रिक्त है तो इस नाभिक का बाह्यतम कोष पर प्रभाव और अधिक हो जाएगा। और यदि बाह्यतम कोष पर प्रभाव और अधिक हो गया तो परिरक्षण प्रभाव कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यदि हम बात करें F उपकोष की, तो F उपकोष का आकार यह अनियमित होता है। और यदि हम F उपकोष की बात करें तो इसका भी परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। अर्थात S उपकोष का परिरक्षण प्रभाव सर्वाधिक होता है, P उपकोष का परिरक्षण प्रभाव उससे कम होता है, D उपकोष का उससे कम और F उपकोष का सबसे कम होता है परिरक्षण प्रभाव। अब यदि देखिए इस स्थिति में
आपका जो नाभिक था उसके चारों ओर एस उपकोष ने पूरी तरह से क्या कर लिया था, ढक लिया था। तो इस नाभिक का बाह्यतम कोष पर प्रभाव कम था, और बाह्यतम कोष पर प्रभाव जो भी रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब यदि इस नाभिक का बाह्यतम कोष पर प्रभाव बहुत कम था, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत कम था, तो आपका परिरक्षण प्रभाव कैसा था, बहुत ज्यादा था। कैसा था, बहुत ज्यादा था। इस स्थिति में नाभिक का बाह्यतम कोष पर प्रभाव एस उपकोष की तुलना में अधिक था। एस उपकोष की तुलना में अधिक था, तो परिरक्षण प्रभाव इसकी तुलना में कम था। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परिरक्षण प्रभाव कम होता है। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा, परिरक्षण प्रभाव उतना ही कम, और परिरक्षण प्रभाव जितना कम, प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही ज्यादा। अब यदि इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया है तो अब आप जान सकते कि इसका कारण क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त 4 में डी ब्लॉक में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आपका प्रारंभ में जो 21 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यदि हम इसकी बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर आपका परमाणु आकार कम होना चाहिए क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, किंतु हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले तो परमाणु आकार इतना रहता है, फिर कैसा होने लगता है, कम होने लगता है, किंतु अचानक बराबर हो जाता है। अचानक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, किंतु फिर पुनः क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। पुनः क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसका कारण क्या है ये अब हम जानने वाले। देखिए, यदि हम इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि हम बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। इतना होता है किसका इलेक्ट्रॉनिक, इतना किसका होता है, 21 वाले तत्वों का रहता है। यदि हम 22 की बात करें तो क्या होता है 3d2, 23 की बात करें तो 3d3, 24 की बात करें तो 3d5, 25 की बात करें तो 3d5, 26 की बात करें तो 3d6, 27 की बात करें तो 3d7, 28 की बात करें तो 3d8, 29 की बात करें तो 3d10, और यदि हम 30 की बात करें तो इसका भी कितना रहता है, 3d10 ही रहता है। अब देखिए समझिए, यदि हम बात करें 4s और 3d में तो बाह्यतम कोष कौन सा है, 4s है। यदि हम संपूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो बाह्यतम कोष 4 है, उसके पूर्व वाला कोष क्या है, 3 है। तो ये आपका नाभिक, ये हो गया आपका 3s, सॉरी ये हो गया आपका 3d, और ये हो गया आपका 4s। ये क्या हो गया आपका 4s हो गया। अब यदि हम बात करें डी उपकोष के परिरक्षण प्रभाव की तो वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। डी उपकोष का परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है, बहुत कम होता है। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब यदि डी उपकोष का क्या रहता है, आपका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम रहता है, तो जो आपका नाभिक है बाह्यतम कोष पर प्रभाव ज्यादा दिखाएगा क्योंकि इसका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। तो बाह्यतम जो कोष रहेगा इसको क्या कर लेगा, अंदर की ओर खींच लेगा, जिससे कि बाएं से दाएं जाने पर आपका परमाणु क्रमांक कम होता जाएगा। यदि हम इसी स्थिति में बात करें तो आपका वही बाह्यतम कोष, जो आपका बाह्यतम कोष होगा वो होगा 4s, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इस स्थिति में भी जो आपके डी उपकोष का जो परिरक्षण प्रभाव रहता है बहुत कम रहता है, और चूंकि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आपका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो आपकी नाभिकीय शक्ति बढ़ रही है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, लेकिन जो डी उपकोष का परिरक्षण प्रभाव कम है तो नाभिक का बाह्यतम कोष पर प्रभाव कैसा होगा, अत्यधिक होगा। तो नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण ये 4s को और खींच लेगा अंदर की ओर, जिससे कि यहाँ आपको परमाणु क्रमांक कम दिखता है। फिर इस स्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश और बढ़ गया तो परमाणु आकार और कम हो गया, किंतु इस परिस्थिति में आकर आपका जो परमाणु आकार है वो कैसा हो गया, नियत हो गया। इस परिस्थिति में भी आकर परमाणु आकार आपका नियत हो गया। इसका कारण क्या है, देखिए यदि हम बात करें प्रभावी नाभिकीय आवेश की, देखिए ये आपका 4s,
ये हो गया 3D। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितने उपस्थित है? 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चूंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, किंतु साथ ही साथ परिरक्षण प्रभाव भी आपका बढ़ गया। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, या दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं डी उपकोष का जो परिरक्षण प्रभाव रहता है वो बहुत कम रहता है, तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। किंतु यहाँ कैसे? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के ज्यादा होने के कारण जो आपका परिरक्षण प्रभाव है वो कैसा होता है? बढ़ जाता है। अर्थात यदि आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो आपका परिरक्षण प्रभाव भी क्या ऐसा हो जाता है? बढ़ जाता है। और यदि आपका परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, मतलब कि ये वाला 3D उपकोष इस 4s की अच्छे से सुरक्षा कर पा रहा है, तो क्या परमाणु आकार कम हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हालांकि थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उतना भी नहीं होगा। अब यदि हम बात कर ले 3D, अब हम बात कर लेते हैं 25 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की। इस परिस्थिति में भी 5 इलेक्ट्रॉन है 3D में, और 4s में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है केवल। यदि हम 3D5 की बात करें तो इस परिस्थिति में भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण परिरक्षण प्रभाव और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश हालांकि बढ़ तो रहा है 24 से 25 जाने में, लेकिन आपका परिरक्षण प्रभाव भी कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका जो परिरक्षण प्रभाव वो भी बढ़ जाता है, जिस कारण जो आपका नाभिक है वो बाह्यतम कोष को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। और यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ क्या है? आपका डी उपकोष है, अर्थात वो ऐसा डबल डंबल के आकार में व्यवस्थित होगा, और इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस उपकोष में भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब यदि इस उपकोष में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, जिस कारण यदि हम 3D6 के बाद बात करें तो आपका परमाणु आकार कैसा होता जाता है? देखिए, आपका परमाणु आकार बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ केवल 5 है, तो आकार है जितना 24 का था उतना ही 25 का है, क्योंकि यहाँ भी 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए आकार समान है। किंतु जैसे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, और जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन 4s में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगे, जिससे कि जो कोष है वो थोड़ा बाहर की ओर खिसक गया और परमाणु आकार बढ़ गया। 3D7 में और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3D8 में और बढ़ गए। फिर यदि हम बात करें 29 के तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यदि पूरे इलेक्ट्रॉन है तो परिरक्षण प्रभाव बहुत अधिक हो जाएगा, और 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बाह्यतम कोष में जो 4s के इलेक्ट्रॉन है उसको भी बहुत अधिक प्रतिकर्षित करेगा, जिस कारण आपका आकार क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या बात की? पहले हमने बात की कि तत्वों का परमाणु क्रमांक, जो तत्वों के परमाणु क्रमांक जिसका जो 100 से अधिक है, 100 से 118 तक, उनका हम नामकरण कैसे करते हैं? यूपीएससी ने क्या पद्धति प्रस्तुत की। अब इसका कारण क्या था वो हमने जाने, और आज हमने यह जाने कि आवर्त 4 की बात करें, वर्ग 3 की बात करें, डी ब्लॉक की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर आपका परमाणु आकार कम होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। पहले परमाणु आकार कम होता है और फिर परमाणु आकार नियत हो जाता है और फिर बढ़ते जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है परिरक्षण प्रभाव। वो है डी उपकोष का परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है? बहुत कम होता है, जिस कारण प्रारंभ में तो परिरक्षण प्रभाव कमजोर रहता है, किंतु कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण परिरक्षण प्रभाव इक्वल हो जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश के। किंतु कुछ समय पश्चात आपका परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में अधिक हो जाता है, जिस कारण आपका परमाणु आकार बढ़ने लगता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।